तो हम लोग आ गए हैं नए टॉपिक को लेकर पढ़ने और समझने। तो हमारा टॉपिक है लोक अदालत और लीगल सर्विसेज। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में लोक अदालत और लीगल सर्विसेज कैसे काम करता है, लोक अदालत है क्या। और ये टॉपिक जो है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं 10 मार्क्स वाले और एक होते हैं 20 मार्क्स वाले। तो लोक अदालत और लीगल सर्विसेज दोनों क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं 10-10 मार्क्स के। और ये 20 मार्क्स होंगे। ए और बी करके लिखा रहेगा कि लोक अदालत के बारे में बताइए और लीगल सर्विसेज के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोक अदालत बताने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया के बारे में। इंडिया जो है, इंडिया एक यंग कंट्री है। इंडिया में ज्यादातर लोग यंग हैं। और इंडिया के यंग ज्यादातर लोग जो कॉमन मासेस हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। और इंडिया में 70% पुअर लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इंडिया में जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, गांव वाले एरिया में रहते हैं लोग, उन तक जस्टिस जो है वो सही से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है उनका। तो गरीबी बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से जस्टिस नहीं पहुंच पाती है डोर स्टेप्स पे। तो इसके लिए ये लोक अदालत और लीगल सर्विसेज दोनों बनाया गया है, ताकि अब लोग अच्छे से उनके उनको उनको क्या दिला सके, पुअर पीपल को या रूरल पीपल को या नीडी पीपल को, जो लोग नीडी हैं उन दो लोगों के लिए लोक अदालत और लीगल सर्विसेज बनाया गया है, ताकि हम लोग उनको क्या दिला सके, जस्टिस। उनको जस्टिस मिल सके, कहाँ मिल सके, उनके डोर स्टेप्स पर मिल सके। उन्हें नहीं जाना पड़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े, उन्हें ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, उनको बहुत कम पैसों में अच्छा जस्टिस मिल सके। इसी वजह से लोक अदालत और लीगल सर्विसेज लाई गई है। लीगल सर्विस में तो फ्री ही हो जाता है, और लोक अदालत में थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो फ्री होने के लिए महिलाओं के लिए है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है पैसे का, कि आप गरीब हैं अमीर हैं आपको फ्री में लीगल सर्विस मिलेगा। लेकिन पुरुषों के लिए है क्राइटेरिया कि आपका अगर इनकम ज्यादा है तो आपको लीगल सर्विस नहीं मिलेगा, लेकिन महिलाओं को छूट दी गई है। और ये हमारे समाज के लिए सही है, क्योंकि क्योंकि सॉरी हाँ, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाया गया था, और महिलाएं नहीं बोल सकती हैं, तो ऐसा माना जाता था पहले के जमाना में। लेकिन अब महिलाएं बोलती हैं और महिलाओं का हक है, तो उनका हक मिले, इसीलिए महिलाओं के लिए जो भी लीगल सर्विसेज है वो फ्री है। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लाखपति हो, या कुछ भी हो, वो उनको फ्री में लीगल सर्विसेज मिलेगा। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। वो अगर अच्छा खासा इनकम हो रही होगी उनकी फैमिली की 8 लाख से ऊपर, यानी जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग होंगे उन्हीं को मिलेगी, या ओबीसी वाले लोग होंगे जिनकी इनकम 8 लाख से कम होगी, या और भी कोई लोग, उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है नहीं बनवाया है, लेकिन उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख के नीचे होनी चाहिए, तब उनको फ्री लीगल सर्विस पुरुषों को मिलेगी, यानी मेल मेंबर को मिलेगी। फीमेल को कुछ भी हो मिलेगी। तो लोक अदालत और लीगल सर्विसेज इसलिए लाया गया था ताकि जस्टिस मिल सके, लोगों को डोर स्टेप्स पर मिल सके, और लोग इनजस्टिस के शिकार ना हो। लोगों का जो भी लोगों का जो भी लाइफ है, लोगों का लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाए और लोगों को बेनिफिट मिले, इसीलिए लाया गया था। ये दोनों चीजें, लोगों की जो भी अर्जेंट नीड है वो पूरी हो सके, इसी के लिए लाया गया था। और जो लीगल लीगल एड जो लाया गया था, ताकि लोगों को क्या कर सके, असिस्टेंस कर सके, लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सके। इसी के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि असिस्टेंस दे सके। आप लोग लिखते भी बन चलिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा, बस रामायण गीता की तरह कहानी सुनिएगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो जो मैं बोल रहा हूँ, आपको डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या चैट में लिख के पूछ सकते हैं। और लिखते भी चलिएगा, जहां भी डाउट आएगा जो नहीं दिखे वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ वो मुझे बता दीजिएगा। मैं दोबारा में उस चीजों को फिर से लिख दूंगा। तो क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को सभी कुछ बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो ये इसीलिए लाया गया है ताकि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो लोग गरीब हैं, जो एफर्ट नहीं करा सकते हैं, उनके साथ कोई घटना घट गई है, या उनके परिवार में कोई मर गया है, या उनका कोई जमीन जो है वो जब्त कर लिया है, या उनके साथ मारपीट किया है, उनको बंधक बना लिया है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो जस्टिस नहीं पा सकते हैं क्योंकि वो मजबूर है। इसी की वजह से ये सारी चीजें लाई गई थी, ताकि उनके जो रिलेटिव वगैरह हैं वो जाकर कोर्ट में जा सकते हैं और वो लीगल सर्विस उनको दिला सकते हैं। जिस इंसान के साथ घटना घटी है, जरूरी नहीं है कि वही लीगल सर्विस में कर सकता है कंप्लेन। लीगल सर्विस का जो टोल फ्री नंबर है वो है 1516, 1516 जो है वो लीगल सर्विस का नंबर है, टोल फ्री नंबर। इस पर आप कॉल कॉल करेंगे, ये इंडिया में हर एक जगह वैलिड है। आप उस पर कॉल करके, आपके साथ कोई भी घटना घटती है या फिर कोई जानकार के साथ, तो उनको आप कॉल करके कंप्लेन लिखवा सकते हैं।
मैंने प्रैक्टिकली किया है, इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। लगभग 30 से 60 दिन तक लगते हैं। 60 दिन के बाद आपको वहां से कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद आपको बताया जाएगा कि अब क्या परेशानी है, अब बताइए, हम आपके केस लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका केस जो है वो दे दिया जाएगा एडवोकेट को, और वो करा सकते हैं। नहीं तो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना हुआ होता है कोर्ट के बाहर, वो उनकी सर्विस जो नेशनल लेवल सर्विस अथॉरिटी जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर उनके जो अंडर सर्विलेंस में, उनके देख रेख में चल रहा होता है, तो उस जगह पर जा सकते हैं। कोर्ट के बाहर आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बाहर में मिल सकता है आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मिल सकता है। वहां पर भी जाके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और आपको भी वहां से लीगल एड मिल जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक में। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो हम लोग लोक अदालत और लीगल सर्विसेज दोनों साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही एग्जाम में ज्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, इसीलिए मैं दोनों को एक ही साथ साथ करा रहा हूँ। अब आते हैं हम एक केस के बारे में देखते हैं। केस है हुसनैरा खातून। सभी लोगों ने इस केस का नाम सुन रखा होगा, हुसनैरा। स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ HUSSAINARA। हुसनैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हुसनैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये केस हुआ था। इस केस कब हुआ था? ये केस का जजमेंट कब आया था? 1976 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सभी लोग, ठीक है मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को, ताकि अच्छे से लिख चाहिए आप लोग। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने उस नायरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने, ये मान लेते हैं कि ये इंसान है, पता नहीं मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये एक इंसान है, वो जेल में अगर बंद है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बंधक है। तो इसके लिए पहले क्या चलता था? पहले चलता था लोकस स्टैंडी या लोकस स्टैंडाई, जो भी अलग अलग लोग बोलते हैं, यानी व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब आपके साथ घटना हुआ है तभी आप केस कर सकते हैं, या आपके रिलेटिव भी केस कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन जो आपको नहीं जानता है वो आपके लिए केस नहीं कर सकता है। लोकस स्टैंडी या लोकस स्टैंडाई जो भी पढ़े, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर लोकस, यानी आपका क्या इसमें लेना देना है, आप थर्ड पार्टी हैं, आप अपना दुनिया देखिए, क्यों पढ़ रहे हैं चक्कर में, मत पढ़िए, अपना ध्यान दीजिए। तो ये दो पार्टी है, तो तीसरा पार्टी आके बीच में टांग नहीं अड़ाइए। लेकिन कोर्ट ने ये माना कुछ नैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, और इसी के बाद से PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो अच्छे तरीके से लागू करने के लिए मुहिम चली, और PIL लागू कर दिया गया। और PIL के जो ओरिजिनेटर थे, जो जनक थे, वो थे PN भगवती जी। तो इन PN भगवती जी ने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें हम लोग व्हाट इज योर लोकस यानी लोकस स्टैंडाई के टर्म को खत्म कर सकते हैं, कर देते हैं व्हाट इज अथॉरिटी। कोई भी किसी के लिए जाके केस कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वहां पर जो कोर्ट, जो जेल में बंद थे, वो कैसे बताते कि हाँ उनकी जो भी है अच्छे से प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, उनको बहुत ट्रायल उनके अच्छे से नहीं हो रहा है, उनका सही से टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, उनके केस को सुना ही नहीं जा रहा है, तो थर्ड पार्टी आके केस करे। थर्ड पार्टी को अलाउ कर दिया गया PIL से, और इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि आप बिना मतलब के PIL करते रहिएगा तो फाइन किया जा सकता है। इस वजह से जो PIL है उसका सोच समझ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनारियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके जो है नेचर एंड कंसिक्वेंस जो है वो खतरनाक भी हो सकते हैं। भाई इसमें 5 आदमी है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कोई डाउट है क्या आपका? 5 वहां से तो होस्ट 2 लग रहा, और होस्ट देखिए। हेलो हेलो, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उस नैरा खातून का हम लोग केस देख रहे थे, जो हम लोग ये लाया गया था, इसमें PIL का टर्म लाया गया, और इसलिए लाया गया क्योंकि सभी लोग जो हैं वो कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके साथ दिक्कत और परेशानी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी जो आपको नहीं जानता है वो भी केस कर सकता है इस तरह के सिनारियों में, और उसके बाद उसके केस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे लिया जाएगा, और लिटिगेशन किया जाएगा, और जो भी डिसीजन होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाया गया था ये सारी चीजें, ताकि नेशन वाइड अच्छे से इसको लागू करके लोगों को हेल्प कर सके। तो अब हम आते हैं लीगल सर्विस के बारे में, जानते हैं कि लीगल सर्विस क्यों लाया गया था।
तो लीगल सर्विस इसलिए लाया गया था क्योंकि जो बहुत सारे लोग गरीब थे, बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं थी, बहुत सारे लोगों के अंदर डर था। तो जो लोग जो थे वो लोग डर के कारण जो है वो कोर्ट नहीं जा पाते थे, तो उनके बदले कोई इंसान कोर्ट में जा सकता था और उनके लिए कंप्लेन कर सकता था और उनको न्याय दिला सकता था। इसके वजह से ये लाया गया था। और हम लोग लीगल सर्विस जो है वो आर्टिकल 39A जो है वो ऐड किया गया था। आप लोग को दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है ना 39A जो मैंने लिखा है। 39A जो लाया गया था, इससे जो चीजें थी 39A जो 1976 में लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट से इसी इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आई थी। 39A क्या था? फ्री लीगल जस्टिस के लिए लाया गया था कि लोगों को फ्री लीगल जस्टिस दिया जाए। और ये डीपीएसपी में रखा गया था। ये इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को जो है वो सर्विस मिल सके और लोग अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। यानी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, हर एक इंसान की जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी लाइफ की जो डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। किसी के भी डिग्निटी के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। डिग्निटी का मतलब होता है कि एक इंसान का जो लाइफ है उसकी वैल्यू है वो लिमिटलेस है। तो उसकी वैल्यू को बनाने के लिए, उसकी डिग्निटी को बनाने के लिए ये लाया गया था 39A में लीगल सर्विस एक्ट। लीगल लीगल सर्विस एक्ट के बारे में डीपीएसपी में डाला गया था कि ताकि लोगों को फ्री लीगल जस्टिस दिला सके। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ताकि लोगों का अच्छा हो सके। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। माइक ऑन करके बता सकते हैं और चैट में लिख के बता सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो आप। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है लीगल, तो लीगल सर्विस क्यों लाया गया था इसके और क्या क्या हुआ था इसमें, सभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर लोक अदालत करेंगे, फिर ये सेशन खत्म करेंगे, फिर दोबारा सेशन शुरू करेंगे। तो इसमें ये है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? मैं 20 सेकंड रुकता हूँ, अगर कोई कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं इम्प्लाइड वे में ये मान लूंगा कि सबको समझ में आ गया है और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा। तो ये लाया गया था और इसमें जो भी बनाया गया था ताकि लोगों को हेल्प प्रोवाइड करा सके। सबसे ऊपर जो था वो था NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके नीचे था SLSA, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके नीचे था DLSA, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर उसके नीचे था, इसके नीचे जो था वो था TLSA, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। तालुका मतलब जो पुलिस स्टेशन वगैरह को आप कह सकते हैं। तो इस तरह से था। सबसे ऊपर होगी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो चेक करेगी कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, और उनके अंडर ये सारे होंगे। तो एक स्टेट लेवल पे यानी हाई कोर्ट के आसपास में जो है वो सालसा बने हुआ होगा, और या उसके अलावा भी बहुत बहुत जगह हो सकता है जो लोगों को हेल्प दिलाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो होगा वो DLASA होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलेंगे। और एक TLSA होगा तालुका। तालुका का मतलब होता है कि हमारा तालुका का मतलब होता है जो हमारा पुलिस स्टेशन वगैरह है, जो हमारा जहाँ हम लोग रहते हैं आसपास वाले, जो हमारे गांव का जो ग्राम का जो विलेज का है पुलिस स्टेशन, उसी को बोलते हैं TLSA। तो इस तरह से बनाया गया था ताकि लोगों को फ्री लीगल जस्टिस मिल सके। अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। और आगे हम लोग चलते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। तो ये जो लाया गया था, पार्लियामेंट ने इसको लाने के लिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी को लाने के लिए एक एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था, जैसा आप लोगों ने शायद सुना होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में ये लागू किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो थी वो लीगल सर्विस के बारे में बताया गया था कि कैसे होना चाहिए, उसका क्या प्रोविजन होना चाहिए और किस तरह से ये लागू होगा। तो उस लीगल इसको और इसके जो जो ये जो बनाया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो लीगल एड प्रोग्राम चलाया गया था पूरे भारत में। और उस प्रोग्राम चलाने के बाद एक कमिटी बनी थी। उस कमिटी का नाम था CILAS। CILAS का मतलब होता है कमिटी फॉर कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स। तो कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम चलाया गया था। और ये इसके ही
चलते ये हमारा लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट जो है वो आ पाया, कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल सर्विस कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? लीगल एड स्कीम, सॉरी सर्विस नहीं है, लीगल एड स्कीम्स। तो लीगल एड स्कीम्स के लिए चलाया गया था, मैं फिर से बोल देता हूँ, CILS चलाया गया था। और इसमें देखा गया था कल जो एक कमेटी बनाई गई थी जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था लीगल एड स्कीम, और इसके हेड नन अदर देन, ये 1980 में बनाया गया था। और इसके हेड PN भगवती के अलावा कौन हो सकते हैं? तो PN भगवती जो थे इनके हेड थे, PN भगवती, CILAS, कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम, ताकि लीगल एड स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो PN भगवती इसके हेड थे, और इन्होंने सभी चीजों को देखा समझा और लोग इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से होना चाहिए। और इसी के आधार पर लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट 1987 को बनाया गया। और ये एक्ट बनाया गया ताकि नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर लोगों को हेल्प दिया जाए। जो लोग वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको, वीकर सेक्शन के लोगों को हेल्प दिया जाए। उसके बाद वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को हेल्प दे दिया जाए। और ये बनाया गया ताकि जो भी वन 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 नरेबल वन वन वल वल नरेबल, मतलब जो बहुत ही मतलब ऐसे सिचुएशन में है, वल वल नरेबल, वल नरे मैं फिर से बोल रहा हूँ, वल नरे वल नेरेलेबल, नेरेबल, हाँ। तो थोड़ा बहुत देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड सही से वो एक्टिव नहीं है। तो ये जो है वन रेबल कंडीशन में जो लोग हैं, वल वल नरेबल कंडीशन में जो लोग हैं, बहुत मतलब जो जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए ये चीजें बनाई गई थी ताकि वो लोग हेल्प ले सके। इसमें जो है वुमेन भी आ जाएंगे और चाइल्ड भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो इनके लिए बनाया गया था लीगल सर्विस एक्ट, ताकि उनको हेल्प हो सके। और इसमें जो भी है, इनका एम था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC और ST, उनको भी हेल्प कराया जाए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। जो भी विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसके साथ हो गया है, तो आवाज आ रही है आप तक? चैट में लिख के बताइए, चलिए मैं क्लियर, सारा क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक। क्लियर ऑल ड्राइंग, चलिए। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी, इसलिए बनाया गया था, यस चलिए, ये बनाया गया था ताकि मेंबर ऑफ जो भी SC ST हैं उनको हम लोग हेल्प दिला सके। तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लिया गया है, उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। या जो लोग बेगर हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मिल सके। वुमेन एंड चिल्ड्रेन, उनको मिल सके, ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रेन को मिल सके। उसके बाद जो भी है इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं लोग, उनको मिल सके, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मिल सके। उसके बाद जो भी है, जो लोग मेंटली इल है, यानी जो लोग पागल है, अनसाउंड माइंड के लोग हैं, उनको भी मिल सके, क्योंकि वो तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं खुद से, उनको लिए कोई और केस करेगा और उनको हेल्प दिलाएगा। और अदरवाइज, इसके अलावा मेंटली इल के अलावा जो लोग डिजेबल हैं, जो लोग PWD कैटेगरी में जो लोग आते हैं डिजेबल, या जो लोग सही से चल फिर नहीं पाते हैं, काफी ओल्ड एज के लोग हो गए हैं, उनको भी डिजेबल में रख सकते हैं। इस तरह के लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराया जा सके। लेकिन बाद में मेल के लिए भी कर दिया गया, और जो मेल सोसाइटी मेल मेंबर हैं उनको भी इससे सुविधा मिलती है, लेकिन उनका भी जो है वो वीकर सेक्शन में होंगे, तो अमीर होंगे तो नहीं होगी। तो ये जो है ये कैसे बना? ये बना ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज अंडर, ऑथोरिटीज अंडर, किसके अंडर बना? ऑथोरिटीज अंडर द लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट, लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट के अंदर बना है। जैसे IPC CRPC है, उसी तरह से आपको इसका भी बेयर एक्ट देखने को मिलेगा, लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट 1987 के अंडर ये सारी चीजें की गई हैं। इसके ये सबसे पहले क्या बना इससे? इससे सबसे पहले बना NLSA, नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी। उसके बाद बना क्या? SLSA, स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी। उसके बाद क्या बना? DLSA, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट LSA। तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी। उसके बाद लास्ट में क्या है? वो है तालुक लीगल सर्विस ऑथोरिटी, तालुक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? TLSA, यानी तालुक लीगल सर्विस ऑथोरिटी।
इस तरह से जो है बनाया गया और इस तरह से काम चलता है। तो लीगल एड का काम यही है कि लोगों को हेल्प पहुंचाया जाए, जो लोग गरीब हैं और जो लोग जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फ्री में क्या हो सके, एडवोकेट मिले, और वो एडवोकेट उनको फ्री में केस लड़े और उनको न्याय दिलाएं। और एडवोकेट को पैसा कौन देगी, एडवोकेट को पैसा कोर्ट देगी। एडवोकेट को पैसा कौन देगी, कोर्ट देंगे। एडवोकेट को पैसा, एडवोकेट, ये गलती से पता नहीं कैसे टाइप हो गया है, तो ये एडवोकेट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और एडवोकेट उनका केस लड़ेंगे। और जैसे उदाहरण के तौर पर कोई केस अपना शुरू करा चुका है और उसको कुछ दिन लेट हो जाता है एडवोकेट मिलने में, तो उसी समय से वो एडवोकेट उनका केस लड़ेंगे और अच्छे से एप्लीकेशन वगैरह लिखा जाए, उनका जो भी पैसा है वो भी माफ हो सकता है, लेकिन उनको एप्लीकेशन वगैरह कोर्ट में अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये सारी हमारी दिक्कत थी। उनको कॉपर के अंडर रख के माफ किया जा सकता है। कॉपर एक है, सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कॉपर मतलब होता है गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है लीगल सर्विस खत्म होता है। अब हम लोग लोक अदालत की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बता सकते हैं। और लोक अदालत पर चलेंगे, लोक अदालत कंप्लीट होते ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए नए चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोग आपको क्लियर है ना, बताइए, चैट में लिख के बता सकती हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी में? अब आ जाते हैं, अगर डाउट आप 30 सेकंड तक मैं वेट करता हूँ, 30 सेकंड तक अगर आप नहीं बताते तो मैं समझ जाऊंगा कि डाउट नहीं है। डाउट क्लियर है इम्प्लाइड मीनिंग के तहत। अब आते हैं लोक अदालत। लोक अदालत को समझने का, चलिए यस लिख रहे हैं, समझ में आ गया, अच्छी बात है। लोक अदालत है, लोक अदालत को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लोक अदालत होता क्या है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे समझेंगे, बहुत आसान है। लोक अदालत जो है एक प्रकार का सिस्टम है जिससे क्या हो मिल सकता है, लोगों को कॉन्सिलिएशन मिल सकता है। कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप पहले का वीडियो देख लिए होंगे तो समझ जाएंगे। या नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन या जो क्या है, नेगोशिएशन। कॉन्सिलिएशन या क्या है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि इंसान को नेगोशिएट करा दिया जाए, यानी कि कोई भी चीजों को क्या किया जाए। सही है, कॉन्सिलिएशन और नेगोशिएशन के बारे में आपको कुछ मालूम है? लोक अदालत इसीलिए बनाया गया था, ये एक प्रकार का सिस्टम है जिससे क्या होता है, लोगों के लाइफ में हम लोग कॉन्सिलिएशन करा सकते हैं या नेगोशिएशन करा सकते हैं। तो कॉन्सिलिएशन और नेगोशिएशन क्या होता है ये मालूम होगा तभी वो याद हो पाएगा। ऐसे रट्टा मारने से भूल जाएंगे एग्जाम हॉल में जाने पर जब माइंड हमारा प्रेशर पड़ेगा। कॉन्सिलिएशन अगर नहीं भी समझ में आए तो उसका अगर हम लोगों को मीनिंग मालूम होगा तो समझ जाएंगे। तो कॉन्सिलिएशन एक प्रकार का अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका है, एक एडीआर है। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या है, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है। क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है, मतलब कि उसका दोनों में से किसी से कोई लेना देना नहीं होता। दो पार्टी है यहाँ पे, इन दोनों पार्टी का एक दूसरे से खींचातानी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है, जो भी है। तो इनके आधार पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो चीजें हैं लोक अदालत में। तो एडीआर जो है वो, एडीआर में, एडीआर है एक प्रकार का, और इसमें कॉन्सिलेशन होता है। इसमें इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो होती है वो किसी को भी डिसाइड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, उसको हम लोग काउंसलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर काउंसलिंग, आपने सुना होगा कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग कौन करता है, जो अलग लोग होता है, जो जिसका किसी से लेना देना नहीं है, तो एक प्रकार का कॉन्सिलियर, इसको कॉन्सिलियर बोल सकते हैं। कॉन्सिलियर होता है, क्या होता है, कॉन्सिलियर। क्या होता है, वो कॉन्सिलियर होता है। क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि वो कॉन्सिलियर होता है। और कॉन्सिलियर जो होता है वो कोशिश कर, एक प्रकार का कॉन्सिलियर होता है जो आगे काम कराता है। आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कॉन्सिलियर जो होता है, मैं बोल के ही बता देता हूँ। तो कॉन्सिलियर होता है वो आता है और आपका कॉन्सिलेशन करता है, देखता है और बीच बीच में आके आपको हेल्प दिलाने की कोशिश करता है और नेगोशिएशन करता है। दोनों पार्टी के जो भी होते हैं वो बोलता है कि आप ये करिए, ये मत करिए,
और नेगोशिएशन करा के उनको हेल्प करता है। और एक प्रकार का जो है पीपल्स कोर्ट माना जा सकता है, लोगों के लिए कोर्ट बनाया गया है। और एक प्रकार का ये क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट का सिस्टम है, जिससे लोग आसानी से जस्टिस को पा सकते हैं। लोगों के डोर स्टेप स्टेप पे जस्टिस मिल सकता है। और ये स्पीडी जस्टिस होगा, काफी तेजी में जस्टिस मिलेगा और चीफ जस्टिस होगा। नहीं तो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो गरीब लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर लीगल सर्विस उनको ना मिले तो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। सभी लोग को इसके बारे में नहीं मालूम होता है, इसके बारे में अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं है, तो स्पीडी और चीफ जस्टिस मिल सके इसलिए कहा गया है, ताकि जो लोग महंगा जो है अपना लीगल बैटल नहीं लड़ सकते हैं किसी से, वो आसानी से यहाँ पर जो है वो पा सकते हैं निदान। तो किसके लिए, तो लोक अदालत जो होता है नॉर्मली छोटे मोटे जो सिविल केस होते हैं उसके लिए होता है, या सिविल केस के लिए होता है, क्रिमिनल केस के लिए नहीं होता है। और ये बनाया एक स्टेचुटरी रिकॉग्निशन जो है लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट, उसी के अंडर को बनाया गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं इसके चलते 89 सेक्शन जो सीपीसी का है वो 1989 में बनाया गया था, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। और सेक्शन 15 क्लॉज 1 एक्ट, इसमें जो है वो इसका जो एक्ट है वो करता है हर एक स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पावर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा कि वो लोक अदालत बनाए और लोक अदालत में कुछ मेंबर रखे। एक जो होंगे वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रखे, दूसरा जो है लीगल मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन रखे, जैसे कि एडवोकेट ऑफ लॉ हो, लॉ एडवोकेट हो, या कोई लॉ ऑफिसर हो, या कोई लॉ टीचर हो, या एक सोशल वर्कर को रखे। वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है लोक अदालत में। और कोशिश किया जाए कि महिला को रखा जाए उसमें सोशल वर्कर के रूप में, या वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेक्शन 90 क्लॉज 2 में दिया है लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट के। और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, तो ये बताता है कि कोई भी पार्टी जो है वो चाहती है कि उसका केस लोक अदालत में खत्म हो जाए, तो उस पार्टी को अपील करना पड़ेगा कोर्ट में कि ठीक है हमारे केस को आप लोक अदालत में दे दीजिए, ताकि लोक अदालत हमारे फैसला सुना सके। और जो अपील होगा उसको कोर्ट देखेगा, कोर्ट सेटिस्फाई होगा, फिर वो लोक अदालत को देखेगा। कोर्ट देखना चाहेगा कि उसमें क्या इसको देने के बाद कंप्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच, या और भी जो भी पार्टी है उनके बीच, दो लोक अदालत में दे देगा। या कोर्ट देखेगा कि ये जो केस है ये वर्दी है, यानी इंपॉर्टेंट है, जो लोक अदालत को सुनना चाहिए, लोक अदालत के लायक है। और कोर्ट चेक करेगा कि जो भी मैटर है कोर्ट के माइंड में क्या उसमें सेटलमेंट होने का कोई चांसेज है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ सेटलमेंट होने का चांसेज है, ले दे के बात बन सकती है, यानी दोनों लोग सहमत हो जाएंगे किसी बात पर कि हाँ ठीक है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम लो 50,000 और इस केस को रफा दफा करो। तो इस तरह से हो जाए कोर्ट के बाहर, तो इससे कोर्ट को फायदा होगा, टाइम भी काफी कम वेस्ट होगा, और बाहर बाहर ये केस सेटल हो जाएगा। और ये जो है ये जो वो तभी देंगे जब उनको लगेगा ये जो भी केस है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइज पर हो। इक्विटी इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइज में पहले बता दिया हूँ, शब्द में बता देता हूँ कि इक्वल फुटिंग पर रखने का प्रयास किया जाएगा, सभी लोगों को एक देख बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। और क्या इससे जस्टिस मिल सकता है, जो भी लोग हैं तो देगा। या गुड कंसाइज यानी कुछ अच्छे के लिए होना चाहिए, तभी वो होगा। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं, कुछ कोई भी इंसान है दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, राइट टू बी हर्ड। दोनों पार्टी को सुनेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई भी इंसान अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता है, नहीं तो कितना बड़ा भी वो विद्वान हो अपने पेपर में फैसला सुनाएगा, तो कोई भी इंसान अपने रिलेटिव का जो है वो जज नहीं हो सकता है। तो ये है इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि लोक अदालत को केस देंगे, नहीं तो लोक अदालत को केस नहीं दिया जाएगा। कि जो लोग केस सुनने वाले हैं कहीं वो रिश्तेदार तो नहीं है दोनों में से किसी पार्टी के, तो ये सारी चीजों को देख कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ये सेक्शन 19 क्लॉज 5 में दिया हुआ है। किसमें ये दिया हुआ है, हमारे लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट में 1987 में जो पास हुआ था उसमें ये कहा गया है कि कोई भी केस अगर पेंडिंग होगा कोर्ट में, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जरूरी है, तो वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकती है और उसको दे सकती है। और दूसरा कंडीशन, जब लगेगा कि जो जुरिस्डिक्शन है वो उस लोक अदालत के अंदर आ रहा है, जो लोक अदालत any matter which is falling within the jurisdiction of and is not brought before, यानी जो भी उस jurisdiction में है, उस लोक अदालत जो लोक अदालत उसके jurisdiction में है उससे पहले वो लोक अदालत से फैसला नहीं करा चुका है, यानी किसी और कोर्ट में कोई केस चला गया तो फिर उस कोर्ट को हम नहीं कर सकते हैं कि हम तो फिर उसी लोक अदालत में दे दीजिए, तो उस लोक अदालत में नहीं दिया जाएगा जहां से फैसला होके कोई कोर्ट में अपील में गया होगा, कोई नया लोक अदालत में फिर दिया जाएगा
यहाँ जाइए, वहां से आप फैसला करा के आइए। और एनी कोर्ट फॉर विच द लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज, या कोई भी कोर्ट में दे सकता है, उसको छोड़ के जो जहां पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो भी प्रोवाइजो है लोक अदालत में, लोक अदालत के ये जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। जैसे कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो कि सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में दिया है, उदाहरण के तौर पे किसी का मर्डर हो गया हो या कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो जो सिविल मामला न हो, तो उस तरह के केस में ये हम लोग लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं, उसमें कोर्ट में ही निपटारा करना पड़ेगा। सेक्शन 22 जो है लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत को पावर देता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, कि सिविल कोर्ट के अंदर सीपीसी 1908 में जो आया है वो ट्राई करा सकता है। क्या क्या कराएगा जब लोक अदालत में, क्या क्या होगा? लोक अदालत में किसी को समन किया जाएगा, यानी पार्टी को बुलाया जाएगा, अक्यूज को और प्लेंटिफ को, अक्यूज टॉर्ट फीजर को, डिफेंडेंट को, या टॉर्ट फीजर और प्लेंटिफ को, इस तरह की चीजों को बुलाया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, जो भी एविडेंस दिया जा रहा है उसको चेक किया जाएगा सही है या गलत है। और ये जो एग्जामिन होगा वो एफिडेविट पे होगा, यानी उसको लिखना होगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो इस तरह से उसको घोषणा करना होगा, घोषणा पत्र के साथ होगा, एफिडेविट के साथ, तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी चीजें हैं वो देखा जाएगा कि वो रिक्वेस्टनिंग ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, यानी जो भी चीजें हैं उस पर रिक्वेश्चन किया जा सकता है, ताकि पब्लिक रिकॉर्ड में चेक किया जाए कि जो भी बातें हैं पब्लिक रिकॉर्ड में सही है या नहीं है। रिक्वेश्चनिंग यानी बार बार उससे क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जो सारी चीजें हैं वो भी एक तरह से रिक्वेश्चनिंग के फॉर्म में किया जा सकता है लोक अदालत में। तो लोक अदालत जो है वो सारे प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा दिया जाएगा, यानी कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। सेक्शन 21 जो है वो बताता है कि लोक अदालत जो होगा वो एक डिग्री पास करेगा सिविल कोर्ट को, और उस डिग्री के आधार पर कंप्रोमाइज या सेटलमेंट कराया जा सकता है। और लोक अदालत में जो भी कोर्ट फी जो किया गया है वो रिफंड कर दिया जाएगा प्लेंटिफ को। अगर जो भी प्रोविजन कोर्ट एक्ट के अनुसार 1870 का जो कोर्ट फी आया था उसके अनुसार अगर कोर्ट फी जो है रिफंड होने लायक होगा तो रिफंड कर दिया जाएगा। और जो है एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शैल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट, यानी उस पार्टी में जो भी लोग होंगे उस पर बाइंडिंग होगा, और ये नॉन अपीलेबल होगा। ये इसको आप अपील में नहीं जा सकते हैं कि नो कंप्रोमाइज एग्जिस्ट। अगर कंप्रोमाइज नहीं होता है तब कोर्ट में दोबारा हियरिंग के लिए जा सकते हैं। अगर कंप्रोमाइज हो गया, कंप्रोमाइज होने के बाद नॉर्मली लोक अदालत से हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बोल सकते ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कंप्रोमाइज 30,000 में हो गया इस केस का, अब हमारे केस को आप हटा दीजिए, 30,000 नहीं चाहिए था, हमको ज्यादा चाहिए था। तो नहीं, आप अगर कंप्रोमाइज कर लिए तो कर लिए, दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं किए हैं तभी कोर्ट में जा सकते हैं। उसका सेक्शन 22A से लेकर 226 तक ये जो एक्ट है वो बताता है कि परमानेंट लोक अदालत बनाया जाएगा, ताकि जो भी है फ्री लिटिगेशन हो सके। फ्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि कोर्ट में नहीं जाना पड़े, कोर्ट से पहले भी को सेटलमेंट किया जा सके या कॉन्सिलेशन किया जा सके, सेटलमेंट भी किया जा सके डिस्प्यूट का, जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो, और लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाए और सर्विस में चेक किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का फायदा क्या है? ये सिंपल है और इंडिजिनस जस्टिस है, यानी देहाती है, मतलब बहुत भारतीय है, बहुत स्वदेशी टाइप का है जस्टिस है, क्योंकि आसानी से मिल जाता है और लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, काफी आसान है समझना लोगों के लिए, स्पीडी है, और एक्सपीडियस जस्टिस है, यानी बहुत जल्दी मिल जाता है और काफी बढ़िया जस्टिस है। और इट इज चीप एंड इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता है और महंगा नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर इफेक्टिव एंड जस्ट सेटलमेंट, तो ये एक प्रकार से इफेक्टिवनेस लाता है लोगों के लाइफ में और सेटलमेंट कर देता है। और क्या है, ये फ्री है, पैसा इसमें खर्च नहीं होता है। अनफॉर्मल है, जो फॉर्मली जो चलता है कोर्ट में लंबा चौड़ा प्रोसीडिंग बहुत लंबा डेट दिया जाता है वो सब नहीं है। और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। लोग